हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हैं और पढ़ भी रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट प्लस सुपर पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे, किन बातों का ख्याल रखेंगे, सुपरपोजिशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए। आज मैं सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाऊंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं सुपरपोजिशन का ही। आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है। सो नोट करिए, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +10, फिर से देख लीजिए, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻8 कूलम। ठीक है, दो प्लस चार्जेस हैं। द फर्स्ट इज +10⁻⁻8 कूलम और दूसरा जो है -10⁻⁻8 कूलम। क्लियर है प्यारे बच्चों। सो ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास। These charge particles are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B, C. That is, इस बार ये फिगर आपको दिया गया है। मैं आपको फिगर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, फिगर मैं ड्रा कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरे पास अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट जो है कि वो आप लोग भाई पढ़ते रहिए। सभी को बताइए फ्लो मेंटेन करिए। मैं हर एक वीडियो में बोलूँगा जब तक मुझे आप ये नहीं दिखाओगे कि आप पढ़ रहे हो, मेरे से कनेक्ट हो चुके हो। ठीक है मेरे बच्चों, आज जो मेरे पास सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ। अब देखिए, इन बेस्ड पे ऐसा नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको सभी बुक्स का बताऊं। आप क्या करोगे कि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उस कॉन्सेप्ट का आपको आ जाएगा। नहीं आता है आप मुझसे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वीडियो में कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। बेहतर है आप व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मेरे पास एक, चार्जेस, इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन को हवा में नहीं करोगे आप। चार्जेस +10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम are placed at 2 points. One is this, other is this. दो चार्ज पार्टिकल्स, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों पॉइंट्स पे रखे हुए हैं। ये आपको फिगर में दिखाया गया है, एज सोन इन फिगर। आर प्लेस्ड इन 2 points एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये। प्यारे बच्चों, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस है, इस चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल के बीच के जो डिस्टेंस है वह 0.1 मीटर डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच 0.1 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। किन किन पॉइंट्स में? 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको और उन तीनों पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। एक पॉइंट ए, जो ए है वह दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मिड पॉइंट है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट, क्योंकि इससे भी 0.05 मीटर पे है और इससे भी 0.05 मीटर पे। एक बी पॉइंट है, दोनों
जोड़ने वाली लाइन के अलोंग बाहर इस पॉइंट से इतनी दूरी पे 0.05 मीटर पे एक सी पॉइंट है जो ए से भी 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर है और इससे भी 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे और इससे भी 0.1 मीटर के डिस्टेंस। तो चलिए क्वेश्चंस को मैं बताता हूं, ए पर, बी पर और सी पर किस तरह से हम लोग फील्ड को निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा फील्ड एट पॉइंट ए पर। कहां पर निकालने जाऊंगा? ए पर। इस फिगर को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई थिंक समझ गए ना, वेरी गुड। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं ए पॉइंट के लिए सिर्फ करूंगा, अलग अलग 3 क्वेश्चन है एक्चुअल में, 3 पॉइंट हो गए थे, 3 क्वेश्चंस हो गए, है ना। चलो तो प्यारे बच्चों, एट पॉइंट ए, और जो ए पॉइंट है आपने इसका फिगर बना लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स क्या थे? प्लस 10⁻⁸ कूलम, दूसरा क्या था? -10⁻⁸ कूलम। ठीक है, प्लस का था और दूसरा माइनस का था। जो ए पॉइंट था बेटा मिडवे पे था, बीच पे था। पूरी दूरी कितनी थी? 0.01 मीटर, सॉरी 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 0.05, हाफ इसका यानी कि, और यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.05। बेटा इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना। फिर से सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर किसी रीजन में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो सभी की वजह से होगी, और पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? यह कोई क्यू कूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है बेटा, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। बेटा यहाँ पर इंटेंसिटी बेटा निकालना है, तो सबसे पहला काम बेटा इस चार्ज को इस पॉइंट से क्या करो? ऐड कर दो। बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो इस पॉइंट पर चार्ज से बाहर की ओर यानी रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर ये बेटा नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ पे इंटेंसिटी आप निकालने के लिए कहते हैं, तो इन दोनों को क्या करो? जोड़ दो, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी बेटा? इंटेंसिटी चार्ज की होगी बेटा, है ना। और इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला क्या होता है? E = 1/4πε0 Q/r²। एयर आर वैक्यूम में ε0, अगर मीडियम आएगा तो यहाँ पे K भी लगा देंगे, है ना, समझ रहे ना, K लगा देंगे इस तरह से अगर मीडियम होगा तो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीजें मैं अभी तक इसलिए बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं नए आए होंगे, वीडियोस नहीं देख रहे होंगे पीछे, क्योंकि पीछे से लिंक कर रहा है, अगर आप नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम है। अब बेटा बोलो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सभी की वजह से होगी, तो बेटा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इसकी भी वजह से होगी, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से भी, और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से भी। तो बेटा इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगी? बेटा इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगी? चार्ज से बाहर की ओर, दोनों को जोड़ने वाली, चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है। ठीक है, तो ये बेटा इधर हो गई E1। बेटा अपनी समझदारी के लिए लिख लिया करिए, E1 किसकी वजह से बेटा? +10 × 10⁻⁸ कूलम की वजह से। अब बेटा ये नेगेटिव है, तो बेटा नेगेटिव की वजह से क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ पर है बेटा, नेगेटिव की वजह से इंटेंसिटी होती है तो चार्ज की ओर ही होती है। अब बेटा इसी के ऊपर अगर मैं कर दूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसी की इंटेंसिटी को इस यहाँ पर दिखा देता हूँ बेटा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। बेटा आप इस वेक्टर को इसी के ऊपर दिखाना था तो दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो बेटा हमारे पास होगा क्या? नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, चार्ज को पॉइंट से क्या करो? ऐड कर दो, और चार्ज की ओर होती है, यानी E2 भी क्या हो गई? इस डायरेक्शन में हो गई। बेटा E2 किसकी वजह से है? -10⁻⁸ कूलम की वजह से। अब बेटा वेक्टर अच्छे से आता है, अब नेट फील्ड निकालना है, तो बेटा जब अब E1 की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी? E1 जो होगा हमारे पास एयर और वैक्यूम में 1/4πε0
बेटा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, है ना, सब आता है, प्रीवियस वीडियोस आप देख भी रहे हो। E1 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और बेटा Q कितना है, चार्ज कितना बेटा 10⁻⁻⁸। चार्ज को साइन के साथ रखोगे या नहीं रखोगे, साइन के साथ नहीं रखना। चार्ज का जो साइन है वो क्या बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज के जितने भी फार्मूले हों उनमें चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एसआई यूनिट, ये भी कूलम में था, ये भी मीटर में है, मुझे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, एसआई यूनिट है सब। 0.05 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना बेटा, आर स्क्वायर होता है। फार्मूले को देखो, फार्मूले को E2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और बेटा कितना हो गया हमारे पास 10⁻⁻8। याद रखिएगा जो ये हमारा क्या निगेटिव है ना, तो निगेटिव नहीं रखना, केवल मैग्नीट्यूड रखना, और क्या हो गया 0.05 का होल स्क्वायर। प्यारे बेटे अब दोनों फील्ड हमने E1 E2 निकाल ली, अब E1 E2 को हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। प्यारे बच्चों जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, when the two vectors are in same direction, so जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट जो फील्ड हो जाएगा इस बार वह दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ये वेक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो जो नेट रिजल्टेंट होता है उनके सम के बराबर होता है। बेटा नेट फील्ड हो जाएगा, इनको सीधे सीधे आप क्या करोगे, न्यूमेरिकली ऐड कर दोगे आंसर। लेकिन बेटा इतने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी देगी इस रिजल्टेंट फील्ड की, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड की ये समझ रहे हैं, आगे समझ जाओगे ना, कर लोगे ना। ई बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू रखो आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ 0.05 का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ दोगे सिमिलर है, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट किधर होता है बेटा, बड़े वेक्टर की ओर। बड़े वेक्टर किधर, इधर ही है ना। तो अब यहाँ तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ये इसी के ऊपर दिखाऊंगा, ब्लैक से दिखा देता हूँ, शायद दिख जाए आपको। ये बड़े वेक्टर दोनों को ऐड करके तो ये रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन, ओह सॉरी, व्हेन द टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेक्टर। दोनों वेक्टर इधर थे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर्स की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर। जब आप इतना करोगे तब आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका, वेरी गुड। चलिए इसको नोट करोगे आप, है आंसर किस में आएगा, फाइनल आंसर किस में आएगा, न्यूटन पर कूलम में, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस को करना समझ में आया ना, ओके। तो बच्चों ये रहा आपका एट पॉइंट ए पे। अभी हम क्या करेंगे पॉइंट बी पे, जो हमारा क्वेश्चन है उस पे पॉइंट बी आप जरा चेक करिए कहाँ पर है, हम पॉइंट बी पे करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो बेटा एट पॉइंट बी पे मैं जब करूँगा तो देखिए बी पॉइंट हमारे पास कहाँ पे था, ये हमारे पास क्या था प्लस 10⁻⁸ कूलम, और ये क्या था माइनस 10⁻⁸ कूलम। अगर ज़रा गौर से देखो बेटे, अगर आप लोग गौर से देखो तो एक डाइपोल है, ये क्या है, ये डाइपोल है ना। डाइपोल में क्या होता था, इक्वल और अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। तो बेटा ये प्लस और ये माइनस, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, और इक्वल भी है 10⁻⁸ 10⁻⁸, ये डाइपोल हो गया। अब इसको दोनों तरह से मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो सिंपल तरीका ये है कि हम सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग भी करवा दे रहे हैं और डाइपोल की तरह भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास जो बी पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पर था कहीं पर बी, और बी पे मुझे इंटेंसिटी बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 0.05, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 0.1 मीटर, राइट। सो बेटा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इसकी वजह से और इसकी भी वजह से, राइट। बेटा पॉजिटिव वजह से क्या होती है, चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया बाहर की ओर E1 वेक्टर। सो बेटा इस बार E1 वेक्टर किसकी वजह से मैंने लिया, E1 जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया वो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो E1 लिया वो किसकी वजह से लिया, प्लस 10⁻⁸ कूलम की वजह से। बेटा निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, चार्ज की ओर,
चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन में चार्ज की ओर। सो E2 बेटा किसकी वजह से लिया, -10⁻⁻⁸ कूलम की वजह से लिया, ये है ना बेटा। और ये हो गया हमारे पास E2 वेक्टर। अब बेटा बी पर दो वेक्टर्स क्या अपोजिट, बेटा E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0। E1 किसकी वजह से था, प्लस की वजह से। वैसे तो साइन नहीं रखते है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻8। बेटा इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी बेटा, 0.05 का क्या हो गया होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना। E2 बेटा कितना होगा 1/4πε0, और बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, चार्ज तो वही 10⁻⁻8, साइन से कोई मतलब नहीं होगा। और डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये 0.1, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास 0.015, राइट, दैट विल बी, व्हाट चेक कर लीजिएगा भाई, 0.1 में 0.05 ऐड करोगे 51.0, दिस वाज करेक्ट। अब दोनों फील्ड हमने निकाल लिए बेटा, अब करना क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी बेटा, कौन ज्यादा बड़ा होगा, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो रिजल्ट क्या होता था, डिफरेंस के बराबर, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करना। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते थे तो रिजल्ट क्या होता था, उनके सम के बराबर। ये जो चीजें हैं वेक्टर एनालिसिस इसलिए मैंने पढ़ाया है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सब आसान है। अभी क्या होगा, अभी तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, डिफरेंस, क्योंकि वेक्टर्स अपोजिट है। अब बच्चों बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन है बेटा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना। जिसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है, वैल्यू बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, है ना। तो बेटे जो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, उसकी वैल्यू बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा, तो वैल्यू क्या होगी, छोटी। सो पहले बच्चों हमारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बड़ा वेक्टर कौन है मेरा, E1 वाला। सो E1 डिफरेंस E2, आप सब्सट्रैक्ट करिए, है ना, कैलकुलेट करिए, वैल्यू रखिए, सब्सट्रैक्ट करिए, आंसर करिए। अब इस E की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, बड़े वेक्टर की ओर। इफ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बड़े वेक्टर की ओर। तो बड़ा वेक्टर किधर है बेटा मेरे पास, इधर, E1 बड़ा है, सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर होगा। थोड़ी छोटी दिखाइए क्योंकि डिफरेंस करके आ रहा है ना, तो छोटा आएगा E, ठीक है। तो E दिखा दिया मैंने, ऊपर दिखा दिया क्योंकि उसके ऊपर दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं। E1 और E2 बेटा, इसको आप E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर किस में आएगा, न्यूटन पर कूलम में। तो ये था तरीका सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग करने का। इसको बेटा हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, क्योंकि बेटा ये डाइपोल है और ये पॉइंट जो है वो डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में है, तो हम उस कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते थे। और देखिए जो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही है, हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि डाइपोल में जो रिजल्टेंट फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन के किसी पॉइंट में, वह डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो रिजल्टेंट फील्ड इधर आ रहा, तो डाइपोल मोमेंट बेटा किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, वेक्टर P, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी P और वेक्टर E एक दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, P भी इधर और E भी इधर। एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। चलिए, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। ये इसको सॉल्व करिएगा, डायरेक्शन इधर हो गई है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा डायरेक्शन क्या इधर होगी, दो वेक्टर E1 और E2 अपोजिट थे, तो रिजल्ट आएगा डिफरेंस के बराबर। रिजल्ट की डायरेक्शन क्या होगी, बड़े वेक्टर, तो बड़ा वेक्टर तो इधर ही आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ, डाइपोल के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। देखिए बेटा, ये प्लस 10⁻⁸ कूलम था, ये माइनस 10⁻⁸ कूलम था, ये दोनों बेटा वेक्टर है। सॉरी, पॉइंट मुझे यहाँ पे लेना,
minus 10 to the power minus 8 coulomb, and here is the plus 10 to the power minus 8 coulomb, right? So ये दोनों बेटा ये दूरी हमारे पास कितनी है 0.1 मीटर। बेटा ये पॉइंट कहाँ पर है B 0.05 मीटर। ये है हमारे पास पॉइंट। बेटा डाइपोल क्या होता था, डाइपोल हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव और इक्विट एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई पी पॉइंट होता था आर डिस्टेंस पर इसके मिडिल से, तो बेटा फार्मूला हमारे पास क्या होता था E इज इक्वल टू डाइपोल की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। याद है ना फार्मूला आप लोगों को, याद है ना, बोलो भाई। तो बेटा ये जो पॉइंट है वो डाइपोल है ना ये, और डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर ही तो पॉइंट है, डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर ही पॉइंट है। और जो ये R होता था फार्मूले में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता था। R जो होती थी डाइपोल के सेंटर से होती थी, तो डाइपोल का सेंटर से बेटा यहां तक की बेटा ये कितनी है 0.05, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। बेटा यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पॉइंट तक की, पॉइंट तक की यहां से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर, 0.5, 0.05, 0.05, 0.1 मीटर। अब एक्सियल पोजीशन ही है, एक्सिस में है पॉइंट, सो कौन सा फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर फील्ड का, डाइपोल की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। आर बेटा क्या होती थी डाइपोल के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी, तो ये हमें पता चल गई है ना। आर इस बार हमारे पास कितना हो गया 0.1 मीटर, आर 0.1 सेंटर से पॉइंट तक की दूरी। बेटा ये पी क्या होता था डाइपोल मोमेंट, पी क्या होता था बेटा डाइपोल मोमेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को इधर वाले को तो रफ कर दो ना, क्योंकि वो उस तरीके से तो मैं बता ही चुका हूं, डाइपोल की वजह से भी बता देते हैं है ना, डाइपोल का भी एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बेटा देखो P क्या होता था डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता Q इंटू 2L, 2L क्या होती थी बेटा चार्जेस के बीच की दूरी, ये होती थी Q2L, चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी, चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी को ही 2L कहते थे। और Q क्या होता था कोई एक चार्ज। इस डाइपोल में क्या होगा P कितना होगा बेटा, चार्ज कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड लेना है केवल, सो वैल्यू तो वही है ना 10⁻⁸ इंटू 2L बेटा क्या बीच की दूरी होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इस डिस्टेंस को आप डबल कर दो, नो, बीच की डिस्टेंस को ही हम 2L कहते हैं। तो बीच की डिस्टेंस कितनी चार्जेस के बीच की 0.1 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.1 मीटर है, हाफ से यहां तक की डिस्टेंस भी 0.1 मीटर ही हुई, तो 0.1 ऐसा यूनिट। तो फाइनली जो आने वाला हमारे पास वो क्या आ रहा है ना, 0.1 का मतलब हमारे पास क्या हो गया 1/10, और 1/10 का फाइनली क्या हो गया 10⁻⁹ हो गया, ठीक है। अरे भाई 10⁻⁸ है, 0.1 का मतलब 10 हो गया, पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1, ठीक है। और इसकी क्या होती कूलम्ब मीटर यूनिट। तो डाइपोल बेटा P भी आपने निकाल लिया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखोगे, इसकी वैल्यू रखो 9 × 10⁻⁹, 2P की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, R का क्यूब कर दो, आंसर करो, आंसर किस में आएगा फिर जो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा न्यूटन पर कूलम्ब में। बेटा आपने तो अभी इस पॉइंट पर एक्सेल पोजीशन पर पॉइंट पर आपने इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला डाइपोल के कॉन्सेप्ट में, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन भी तो बतानी होगी ना। तो एक्सेल पोजीशन में जो फील्ड होता था वह डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता था। तो बेटा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस बार किधर होती है, निगेटिव होती किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव। बेटा डाइपोल मोमेंट किधर डायरेक्टेड है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ना। तो बेटा जो फील्ड भी डायरेक्टेड होगा वो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मानी कि इधर की तरफ होगा। अब ये इधर छोटा है तो मैं इधर की तरफ फील्ड को आपको दिखाना पड़ेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो ओह जुकाम हो गई क्या भाई, ख्याल रखते भैया, हाँ ख्याल रखिए सभी लोग, सॉरी। सो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं जो पीछे क्वेश्चन किया उस तरह से भी हम कर सकते हैं, ट्राई करिए, दोनों से आंसर को मैच करिए, ठीक है। तो फील्ड भी हमारा बेटा इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये पॉइंट भी और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा
इधर की तरफ, ठीक है ना, इधर की तरफ। ओके, जो नेट फील्ड हो जाएगा वो हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। करेक्ट। सो ये डाइपोल के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस को आप इस तरह से करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करूं। अब इसी क्वेश्चन के बेटा तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या बेटा, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल 10⁻⁸ कूलम है और ये हमारे पास -10⁻⁸ कूलम है, नेगेटिव चार्ज है बेटा। इन चार्जेस के बीच की दूरी कितनी, 0.1 मीटर है। जो सी पॉइंट यहाँ पे लिया गया वो यहां से भी 0.1 पर है और यहां से भी 0.1 मीटर पर है बेटा। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी है। आप जरा गौर से देखो, उसको दो तरह से मैं बताऊंगा। पहला तरीका जनरल, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगी सी पॉइंट पे, वो बेटा अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे हो ध्यान से। 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी इसकी वजह से, होगी इसकी वजह से। पॉजिटिव इंटेंसिटी क्या होगी, चार्ज से दूर की ओर, दोनों चार्ज और पॉइंट को जोड़ना है सबसे पहले। फिर उसी लाइन में क्या होगा, चार पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर E1, और अगर निगेटिव चार्ज है तो बेटा चार्ज की ओर E2। ये डायरेक्शन आप दिखाओगे तभी कुछ कर पाओगे। E1 बेटा किसकी वजह से मैंने निकाला, +10⁻⁸ कूलम की वजह से, और E2 बेटा किसकी वजह से निकाला, -10⁻⁸ कूलम की वजह से। बेटा E1 की वैल्यू कितनी होने जा रही है, 1/4πε0। चार्ज क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज है ना, प्लस साइन तो रखना नहीं है, 10⁻⁸ कूलम। डिस्टेंस कितनी बेटा, चार्ज से पॉइंट की 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। E2 क्या होगा बच्चों, 1/4πε0 10⁻⁸ कूलम अपॉन 0.1 मीटर। अब बेटे इक्विलैटरल ट्रायंगल से होगा 60 बेटा। एक लीनियर एंगल जो होता है पूरा 180 होता है, तो फिर बेटा ये वाला कितना बचा, ये वाला कितना बचा, 120। और यहाँ पर गौर कर रहे वो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत, कि अगर दो वेक्टर्स आपस में अगर इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बार बार मैं बताता रहता हूँ, अगर दो वेक्टर्स क्या हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, तो रिजल्ट कहाँ से जाता है, बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। ये अगर पूरा थीटा था तो ये हो जाएगा θ/2 और ये भी हो जाएगा θ/2, और रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड होगा r की वैल्यू होगी 2a cos θ/2 या होगा बच्चों 2b cos θ/2। ये बार बार बताता हूँ ताकि आप याद रखो। बेटा यहाँ से देखा हम लोगों ने कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में बराबर है। अरे भाई 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, 10⁻⁸ यहाँ भी 0.1 का होल स्क्वायर यहाँ भी, वैल्यू बराबर हो गई। सो जो रिजल्टेंट जाने वाला है बेटा बिल्कुल मिडवे से जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास वेक्टर ई, और जो वेक्टर ई होगा सिमिलरली दोनों में से एक वेक्टर दैट इज 2 E1 E2 में कोई भी ले लेना, E1 ले लिया, cos θ/2 बेटा पूरा एंगल कितना है थीटा, कितना है पूरा एंगल 180 का हाफ कितना, सॉरी 120 और 120 का हाफ कितना हो जाएगा, cos 60। तो बेटा E इज इक्वल टू बेटा 2, E1 की वैल्यू जोड़ी है आपके पास 1/4πε0 बेटा क्या हो गया 10⁻⁸ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। न्यूटन पर कूलम में आंसर आएगा इसका। डायरेक्शन ऑलरेडी आपने बताई दी है कि E1 और E2 से कितना हो जाएगा, E1 से भी 60 पर होगा और E2 से भी क्या होगा 60 पर होगा, क्योंकि मिडवे से जाता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या बतानी होगी, डायरेक्शन बतानी होगी। बीच से जाएगा तो इधर से भी 60 और इधर, देखिए फिगर में आप दिखाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एट 60 डिग्री फ्रॉम E1 और 60 डिग्री फ्रॉम E2, या कहते हैं गोस मिडवे,
बीच से जाता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी लगा सकते थे। कैसे? क्योंकि ये डाइपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते तो ये बाइसेक्ट करता है इस पॉइंट को। यानी जो पॉइंट है एक्चुअल में इस एक्सिस की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में है। जरा क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। इस तरह से तो आप इसको जान समझ ही गए, करवा ही दिया मैंने। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं, देखिए डाइपोल के कॉन्सेप्ट से आप किस तरह सीखेंगे। देखिए डाइपोल के भी क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो -10 माइनस, ओके, कूलम में है, दिस इज आल्सो इन कूलम एंड दिस इज आल्सो इन कूलम। बेटा क्योंकि ये 0.1 था, और बेटा ये जो पॉइंट सी है ये भी हमारे पास क्या था, 0.1 पे ही था, आपने देखा भी थोड़ी देर पहले। और ये जो यहां से बेटा ये पॉइंट डिस्टेंस है ना बेटा, ये भी हमारे पास क्या है, 0.1 पे ही है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर हम इस पॉइंट से क्या करें, इस पे नॉर्मल डालें तो वो क्या करेगा पॉइंट, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा इस पॉइंट को, तो बेटा नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से जाएगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी जो सी है यह डाइपोल की एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पर है, दैट इज सी इक्वेटोरियल पोजीशन पर पॉइंट है। और डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो फील्ड हम लोग निकालते तो वो क्या होता था, 1/4πε0 P/r³ फार्मूला होता था। क्या होता था वो, P/r³। P की वैल्यू पीछे निकाल ही चुका हूं इसकी। R क्या होगा, R बेटा इसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस होती है। बेटा ये कितना है, 0.05। बेटा ये भी पता है आपको, ये भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा कि आप इस डिस्टेंस को क्या करो, कैलकुलेट कर लो। ये जो डिस्टेंस है आर तो ये होगी ना, यहां से यहां तक की दूरी। डाइपोल की आर जो होती थी ना, वो डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की दूरी होती थी, एक्सियल में, इक्वेटोरियल में। तो आप इस डिस्टेंस को निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट ले लीजिए। ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। और जब डिस्टेंस ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल आए तो आर आ गया, पी हम पीछे निकाल ही चुके हैं। तो बेटा हम इस पॉइंट पर क्या वैल्यू रखेंगे ई की, दैट इज क्या हो गया, 1/4πε0, दैट इज हमारे पास 9 × 10⁻⁹। पी की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, यहां से यहां तक की दूरी निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, ये ट्रायंगल लीजिए। आप इसका कैलकुलेशन करिए, जो भी आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम में। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो बेटा डाइपोल जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड की डायरेक्शन होती थी वह डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती थी। बेटा डाइपोल मोमेंट किधर है बेटा, हमारे पास इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना डाइपोल मोमेंट। पी वेक्टर तो इधर है, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट। अभी देखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला तो इधर ही आई थी, है। सो दिस इज, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करोगे, करोगे, इसको कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है आपको। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कैलकुलेशन। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, नहीं आता है तो फिर आप मुझसे क्या करेंगे, पूछोगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया था उसको क्या करोगे आप, अच्छे से उस क्वेश्चन को, होमवर्क के लिए मैंने दिया है, उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको नोट करिए, इस क्वेश्चन को फिर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ओके, एज सोन। मैं फिगर अभी आपको बना देता हूं।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सो प्यारे बच्चों, चार चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो स्क्वायर की कॉर्नर्स पे रखे हैं और वो फिगर आपको दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप फिगर में देखिए चार चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। अगर मैं इनको पॉइंट वाइज कर दूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ओके, सो एट पॉइंट ए आप देख सकते हैं, फिगर को अच्छे से देखिए। ए पर -2q का, बी पर +q का, सी पर -q का और डी पर +2q का चार्ज रखा हुआ। आपसे बोला गया कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। भाई सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है। सेंटर पर इसको यहां मुझे लेना पड़ेगा, इधर डी को भी मैं कुछ इधर ले लेता हूं भाई, अपने अकॉर्डिंग मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे डी, बेटा ये होता है हमारे पास इसका सेंटर, डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट है मान लेता हूं मैं ये, इस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं प्यारे बच्चों, ए ले लेता हूं, सॉरी ओ ले लेता हूं। ओ पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। प्यारे बच्चों आप अच्छे से समझ रहे हो, ओ पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी भाई किसकी वजह से होगी, वो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं सबकी वजह से होगी। ओ पर इंटेंसिटी इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी। ये -q है बेटा। अब इन सब की वजह से क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। तो बेटा सबकी वजह से आप निकालो, उसका वेक्टर सम करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो बेटे इस निगेटिव की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ा समझना, बहुत ध्यान से मैं कैसे समझा रहा हूं आप लोगों को समझना। चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और निगेटिव की वजह से क्या होगी, जिस पॉइंट पर निकालना होता है इंटेंसिटी उस पॉइंट पर वेक्टर का टेल रखते हैं। तो बेटा चार्ज की ओर, निगेटिव की वजह से क्या होगा, चार्ज की ओर E1। बेटा E1 मैंने किसकी वजह से लिया, -2q की वजह से, याद रहेगा आपको। थोड़ा इसकी लेंथ मैंने बड़ी करी क्योंकि मैग्नीट्यूड 2q है। अब इसी तरह मैं इसकी वजह से लेता हूं तो बेटा क्या होगा, प्लस है ना, तो प्लस से क्या होगा, चार्ज को पॉइंट से जुड़ा और पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, चार्ज से दूर की ओर, आउटवर्ड। इस चार्ज से आउटवर्ड इधर थोड़ा होगा, इधर होगा। सो ये बेटा इट इज E2। बेटा इसको थोड़ा छोटा किया क्योंकि ये Q है, यानी इसका आधा है। E2 किसकी वजह से बेटा, +q की वजह से दिखाया गया इधर। देखिए दिख रहा है ना डायरेक्शन आपको, ये डायरेक्शन दिख रही है ना, हाँ फिगर में दिख रही है। E2 है और वो E1 है। ओके प्यारे बेटे, फिर अब इसकी वजह से निकालोगे तो चार्ज की ओर होगी, है ना, चार्ज को पॉइंट से जुड़ा। थोड़ा छोटा कर रहा हूं क्योंकि बेटा हाफ में है ना, इसके बराबर में। तो दिस इज E3। बेटा E3 किसकी वजह से है, -q की वजह से। इसकी वजह से हो गया, इसकी अब बेटा इसकी +2 की वजह से निकालोगे, चार्ज को पॉइंट से जोड़ दो और बेटा क्या होगा, पॉजिटिव है ना, तो चार्ज, अब ये भी 2 डबल है तो इसको भी थोड़ा लंबा कर लो, दैट इज E4। बेटा E4 किसकी वजह से है, +2 की वजह से। अब बेटा 4 वेक्टर हो गए इस पॉइंट पर और चारों को क्या करना है, वेक्टर सम करना है। बेटे अगर मैं कह दूं वो स्केलर हो 5, 6, 15 और 20 को जोड़ना है, कोई कमजोर आदमी होता एक साथ ना जोड़ पाए तो भैया इन दोनों को पहले जोड़ के जो आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आ गया, 6, 5, 11 हो गया है, या 15 और 20 कितना हो गया, 35 हो गया। अब बेटा इन दोनों को जोड़ के आपने एक बना लिया, इन दोनों को जोड़ के आपने एक बना लिया, तो बेटा अब इन दोनों को जोड़ के फाइनल आंसर कर दो, राइट ना। आप दो वेक्टर को एक साथ जोड़ना सीखते जानते हो, यहाँ 4 वेक्टर हो तो भाई दो दो को जोड़ दो। आप डिसाइड करो दो जोड़ना कि कौन से आसान होंगे मेरे लिए, वो आपको सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि जब जो अपोजिट वगैरह हुआ या सेम डायरेक्शन हो, अगर अपोजिट हो सेम डायरेक्शन हो, वो जोड़ना ज्यादा आसान पड़ता है ना, बाकी एंगल्स के कंपैरिजन में। तो ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, E1 का अपोजिट क्या, E3, तो पहले हम E1 और E3 को देखते हैं। सो E1 वेक्टर एंड E3 वेक्टर आर अपोजिट। तो बेटा जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं पहले सबकी वैल्यू तो निकाल लो भाई। हाँ तो देखो E1 की वैल्यू क्या होगी,
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट E1 किसकी वजह से था, 2q की वजह से, तो 2q अपान, अब बेटा अब देखो साइन नहीं रखते कि -2q रखो, मैं बहुत बार बता चुका हूं, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में, फार्मूले में, फोर्स के फार्मूले में चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना। इसकी वजह से यहां पर पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज से r दूरी पे, तो बेटा ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो फिर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ये डायगोनल कितना हो जाएगा, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a होता है, जो डायरेक्ट फार्मूले से नहीं आता भैया, ये a है, ये a है, तो फिर ये डायगोनल हुआ है ना, तो भैया क्या होगा ये √a² प्लस a² पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया 2a², तो उसका रूट तो नहीं आएगा, तो √2a आ गया, और a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर एक्चुअल में कितना आ गया √2 × 2 सेंटीमीटर, है ना, ये डायगोनल हो गया। बेटा हमको इतनी चाहिए, यानी पूरे डायगोनल का क्या है हाफ, तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, तो कितनी हो गई बेटा, उसका हाफ कर दो, है ना, स्क्वायर ही आ गया था, तो बेटा हमारे पास AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, ये सब बराबर ही तो है, और ये क्या है स्क्वायर, डायगोनल का हाफ है सब, तो डायगोनल का हाफ करो कितना आ जाएगा बेटा √2 सेंटीमीटर आ जाएगा, बेटा 2 से डिवाइड करोगे इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 सेंटीमीटर आ गया भाई। चार्ज पार्टिकल से यहाँ तक की डिस्टेंस, किसी भी चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस कितनी आ गई √2 सेंटीमीटर आ गई इस पॉइंट तक की, क्योंकि जो r होता है पॉइंट से चार्ज से पॉइंट तक की दूरी। तो बेटा हमारे पास E1 1/4 2q/r3, तो r बेटा कितना है इस बार हमारे पास √2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर कर लिया, चलो इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि फार्मूला क्या होता था 1/4 q/r², तो 2q, क्योंकि चार्ज बाई r² होता था ना, फार्मूला पॉइंट चार्जेस क्या होता था 1/4 q/r², अगर चार्ज q है तो q रखो, 5 है तो 5 रखो, 2q है तो 2q रखो, या 2q था तो मैंने tq रख दिया, साइन तो रखना नहीं है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस तो केवल डायरेक्शन बताता है। सिमिलरली प्यारे बच्चों E2 की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा E2 किसकी वजह से था, इसकी वजह से, प्लस q की वजह से, तो प्लस से कोई मतलब नहीं है ना, क्या रखना है केवल वैल्यू रखनी है, तो q अपान, और डिस्टेंस भी वही सेम जैसे कि यहां से यहां तक की, वैसे यहां से यहां तक की, तो √2 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में, E3 निकालेंगे, 1/4 बेटा E3 किसकी वजह से था, q -q है लेकिन साइन तो रखना नहीं है, तो q अपान √2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सिमिलरली E4 भी बचा आपका, है ना, E4 जो हमारा होगा बेटा 1/4 बेटा क्या हो जाएगा E4 कहाँ, अच्छा 2q है, तो 2q अपान डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा √2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, यहां से तक की डिस्टेंस। बेटा इसको नोट करने का फायदा ये होता है ना कि आपको पता रहता है कौन किसकी वजह से। अब हम दो को लेते हैं भैया, 4 वेक्टर है तो दो को लेकर ही चालू करेंगे, पहले 2 को जोड़ेंगे जो आएगा, फिर दूसरे 2 को जोड़ेंगे जो आएगा, फिर उनको आपस में जोड़ देंगे, जैसे अभी मैंने बगल में समझाया था। तो किन 2 को हम लेके जोड़ना आसान हो, तो भाई मेरे लिए तो जो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन जोड़ना आसान है, चलो जोड़ देते हैं। E1 और E3 क्या अपोजिट है, E1 एंड E3 आर अपोजिट, सो अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो E1 और E3 का जो रिजल्ट है वो क्या मान लेता हूं, E13 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं E13, 1 और 3 का रिजल्ट E13। अब बेटा जब 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, डिफरेंस के बराबर। बेटा बड़ा कौन है, डेफिनेटली हमारे पास E1 बड़ा है, क्योंकि बड़ा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिस्टेंस तो देखो आप E1 और E3 में 1/4 1/4 डिस्टेंस क्योंकि सेम ही है, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो फील्ड ज्यादा होगा, तो 2q है तो फील्ड ज्यादा है,
तो बेटा डिफरेंस क्या आ गया, E1 माइनस E3, दोनों को रखो और डिफरेंस निकालो। बेटा हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ 2Q है, यहाँ Q है, यानी ये डबल है और ये डबल है और ये क्या है, इसका हाफ। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है 1/3 का 1/4πε0 Q बाई √2 × 10⁻² ही तो बचेगा। अरे बेटा 2Q में Q को घटाओगे तो Q बचेगा, बाकी सब तो E1 और E3 को देखो घटा के देखो ये आएगा, सब्सट्रैक्ट करो, बाकी सब चीजें कॉमन है, 2Q में Q घटेगा तो Q बचेगा। अब बेटा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, E1 3 की, दो वेक्टर अपोजिट, तो रिजल्ट क्या होता है बड़े वेक्टर की। तो बेटा जो हमारे पास E1 3 आएगा वो बड़े वेक्टर की ओर होगा, और यहां पर मैंने दिखा दिया E1 3 वेक्टर। सच तो ये है कि इन दोनों का E1 और E3 का ये जो रिजल्ट था वो आ गया। तो थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं E3 और E1 को क्या कर देता हूं, गायब कर देता हूं, क्योंकि E1 और E3 की जगह में उनका एडिशन आ गया हमारे पास, ये आ गया E1 3 आ गया, E1 और E3 का सम आ गया। इसी तरह से आप किसका सम निकालो, देखिए बाकी चीजें मैं रफ कर रहा हूं अपनी जगह के लिए, इसको समझिए, ये मेरे मतलब की चीज है, ये भी मेरे मतलब की चीज है। अब मैं क्या करता हूं, इसी तरह बच्चों E2 एंड E4 आर अपोजिट, इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो बेटा E2 और E4 भी अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा, तो 2 4, रिजल्ट को मैं क्या कर रहा हूं 2 4। जब दो वेक्टर अपोजिट है तो रिजल्ट डिफरेंस के बराबर। बेटा कौन बड़ा है E2 और E4 में, E2 और E4 में कौन बड़ा है, E2 और E4 में बेटा कौन बड़ा है। आप देख रहे हो कि बेटा हमारे पास यहाँ 2Q है, यहाँ Q है, बाकी टर्म सब सेम है, 1/4πε0 1/4πε0, डिस्टेंस भी सेम है, फर्क क्या है 2Q का और Q का, तो डेफिनेटली E4 बड़ा होगा। जब E4 बड़ा होगा तो डिफरेंस क्या आएगा, E4 माइनस E2, वैल्यू रखोगे सिमिलर वैसे ही है डबल और उसका, E24 की वैल्यू भी बेटा इतनी ही आ जा रही है 1/4πε0 Q/, आप कर लीजिए कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा करना सीखिए ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए। बेटा इस E24 की डायरेक्शन किधर होगी, जब वेक्टर अपोजिट है तो जो रिजल्ट है वो बड़े वेक्टर की होगी। बेटा रिजल्ट किधर है, बड़ा वेक्टर कौन है E4, तो रिजल्ट की डायरेक्शन भी किधर होगी, बड़े वेक्टर की ओर होगी। तो बेटा बड़ा वेक्टर तो मेरे पास इधर है, अब क्योंकि डिफरेंस से आया तो थोड़ा सा छोटा होगा E24 वेक्टर। अब बेटा E24 वेक्टर बड़े वेक्टर यानी E4 की तरफ डायरेक्टेड हो गया। तो क्या करें, अब E2 गायब हो गया, E4 भी गायब हो गया, क्योंकि इन दोनों का तो हमने ऐड करके E24 लिया। अब 4 में से दो को जोड़ा तो दोनों का जो रिजल्ट आया, अब 2 वेक्टर बचे, अब इन दोनों को जोड़ दो आपस में, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये तो करते हैं ना। सो बेटा अब क्या है, डायगोनल्स हैं और आपस में डायगोनल्स क्या होते हैं 90 डिग्री पे। अब बेटा डायगोनल्स अगर आपस में 90 डिग्री पे हैं, ये वेक्टर मैं इधर दिखा देता हूं E1 3। तो बेटा अब देखो जरा ध्यान से, E1 3 ये वेक्टर और ये वेक्टर E24 ये वेक्टर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में, मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड है केवल, डायरेक्शन नहीं लगाओगे भैया, वेक्टर नहीं लगाओगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वेक्टर बेटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है देखो। और जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो रिजल्ट कहां से आता है, बिल्कुल बीचों बीच से। कितना यूज होता है इस फार्मूले का, रिजल्ट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, तो ये रिजल्ट हो गया ई रिजल्ट एंड वेक्टर। और ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, ई की वैल्यू क्या होगी, बहुत बार बताया है, इसको और इसको किसी को भी ले लो तो क्या आ जाएगा 2E1 3 और cos θ/2, तो पूरा थीटा कितना है बेटा 90, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 45। बेटा 2E1 3 की वैल्यू रखो, ये वाली वैल्यू यहां पे रखो, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 रखो। सो E इज इक्वल टू, आप वैल्यू रखोगे 2 और ये वैल्यू आप पूरी रख दो। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है
वैल्यू रखो और cos 1 पे कितनी हो जाएगा 1/√2। आप देखोगे ये आ गया। इसका आंसर किसमें आएगा? न्यूटन पर कूलम्ब। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी। तो डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। अगर ये 90 तो इधर से भी 45 और इधर से भी 45। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशंस के क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने आज सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, इस वीडियो में। और जितने भी सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हों आप उनको करिए, तरीका सीख लीजिए। वेक्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है मुझे व्हाट्सएप से डायरेक्टली कॉल करिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी के जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताइए। टेक केयर, बाय बाय।